आपके चेहरे दिखेंगे नहीं, इसलिए मैं यहाँ आपके समक्ष उपस्थित होकर बोलना चाहता हूँ। वाचं वाचं यमिन्द्राणां वक्त्रवारिजवाहनं वंदे नयद्वयायत्त वाच सर्वस्व पद्धतिं। पुनः एक स्वर्णिम कड़ी इस महाविद्यालय के इतिहास में जुड़ने जा रही है, जो हमारे नवांकुर नवीन छात्र यहाँ प्रवेश लेकर के अध्ययन के लिए तैयार हुए हैं। और इन सब का परस्पर परिचय कराने का प्रयास किया है। मुझे नहीं मालूम कि इनका परिचय आपको कितना हुआ और आपका परिचय इनको कितना हुआ। किस किस के नाम से ख्याल में आया कि नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे आते जाएंगे। परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती हो, लेकिन उनकी पहचान वाणी, विचार और व्यवहार से होती है। अब आपका अकेला सामान्य परिचय देना है या आपको अपनी पहचान बनानी है? यदि पहचान बनानी है तो सबसे पहले अपने विचार अच्छे रखने चाहिए, और जब विचार अच्छे होंगे तो वाणी तो अपने आप अच्छी निकलने वाली है, और विचार और वाणी के साथ व्यवहार भी निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। दो टैंक होते हैं, एक वाटर टैंक और एक सेफ्टी टैंक। सेफ्टी टैंक सुना है? क्या होता है? वाटर टैंक तो जो ऊपर होता है, और सेफ्टी टैंक किसको कहते हैं? जो नीचे हमारा गार्बेज जाता है ना, वो नीचे हमारी गंदगी जो चली जाती है वो सेफ्टी टैंक होता है। जो ऊपर वाटर टैंक होता है उसमें पानी कैसा होता है? स्वच्छ और साफ होता है। और नीचे जो होता है वो पानी कैसा होता है? गंदा होता है। यदि उल्टा हो जाए तो क्या स्थिति होगी? ऊपर के वाटर टैंक में गंदा पानी जाए और नीचे जो सेफ्टी टैंक है उसमें साफ पानी चला जाए तो क्या होगा? ऊपर यदि गंदा पानी जाने लग गया तो फिर सारा ही गंदा होने वाला है, और नीचे सेफ्टी टैंक में यदि साफ पानी चला गया तो व्यर्थ जाने वाला है। इसका अर्थ ये है कि हमारी बुद्धि, जो टैंक हमारा ऊपर है, इसमें हमेशा साफ पानी जाता रहे तो बाकी सब में साफ पानी मिलता रहेगा और सारा साफ रह सकेगा। इसका मतलब हमारे विचार, हमारे परिणाम सदैव साफ रहने चाहिए। सिद्ध चक्र सिद्ध पूजन की जयमाला में एक पंक्ति आती है ना, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें। तो हमारी जो ज्ञान की तरंग उठती है वो मलिन उठती है क्या? लेकिन उठने के बाद यदि गलत विचारों में, गलत परिणामों में, गलत कार्यों में चली जाए तो फिर क्या होगा? गंदे ही होने वाला है। गटर का पानी गंगा में आ जाए तो क्या कहलाता है? गंगा जल बन जाता है। और यदि गंगा का पानी गटर में चला जाए तो गंदा हो जाए। कितना भी पवित्र होगा तो फिर गंदा ही होने वाला है। तो हमारी ज्ञान की पर्याय, हमारा परिणाम आत्मा का है,
और गलत दिशा में, गलत कार्यों में चला गया तो निश्चित रूप से व्यर्थ और बर्बाद ही होने वाला है। इसलिए हमें क्या सोचना, क्या करना, इसके संदर्भ में निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। निमित्त मिलना भाग्य से होता है, सौभाग्य नहीं है। निमित्तों का मिलना भाग्य है, सौभाग्य नहीं है। सौभाग्य क्या है? उन निमित्तों का सदुपयोग करना। आपको महाविद्यालय में प्रवेश मिला, इसका निमित्त आपको मिला है, तो निश्चित रूप से भाग्य है। अभी भी कुछ और लाइन में लगे हुए हैं, अभी भी संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर स्थान नहीं है, मना करना पड़ रहा है, अब उनके भाग्य में भी नहीं है। अब आपको आपके भाग्य से स्थान तो मिल गया, निमित्त तो मिल गया, लेकिन इसे सौभाग्य में बदलना आपके हाथ में है। और सौभाग्य में कब बदलेगा? जब आप इसका सदुपयोग करेंगे तब। और यदि सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर वह भाग्य भी उल्टा दुर्भाग्य में बन जाएगा। अब इस सौभाग्य को अहोभाग्य में बदलना हो तो क्या करना? कब अहोभाग्य कहलाएगा? अहोभाग्य तो तब कहलाएगा जब हमें निमित्तों की आवश्यकता ही न पड़े। हम अपने आप में इतने समर्थ हो जाए कि निमित्त की आवश्यकता न पड़े। तो 5 साल में आप इस तरह से अध्ययन करें कि किसी दूसरे की तरफ देखने की आवश्यकता न पड़े और स्वयं अपने आप में इस तरह से समर्थ हो सके। ये नवांकुर दिखाया आपको। एक बीज बोया जाता है तो उसका विकास 2 तरफ होता है, एक जमीन के भीतर और एक जमीन के ऊपर। जो जमीन के ऊपर होता है वो तो दिखाई देता है, लेकिन जो जमीन के भीतर होता है वो दिखाई नहीं देता है। एक केले का पेड़ है और एक बरगद का पेड़ है। कौन सा पेड़ मजबूत है? बरगद का पेड़ मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि जितना ऊपर फैला हुआ दिखाई दे रहा है उतनी ही उसकी जड़ें भी नीचे गहराई में हैं और फैली हुई है। और केले के पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं है। ऊपर बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है लेकिन मजबूत नहीं, इसलिए टिक नहीं सकता है। तो अकेला दूसरों को दिखाने के लिए आप बहुत अच्छा पढ़े, प्रस्तुत करें, इससे आपको उतना लाभ नहीं होने वाला है जितना आप अपने में ले करके गहराई में तत्व ज्ञान पहुंचाएंगे। और गहराई में पहुंचा करके आप अपनी जड़ें मजबूत करेंगे, वो आपको निश्चित रूप से काम आएगा। कदाचित वह आप जड़ में दे रहे हैं, बाहर दिखाई नहीं देगा, अभी दिखाई कदाचित न भी दे। कहते चीन में एक बांस का पेड़ ऐसा होता है, रोपने के बाद उसे 5 साल तक खाद पानी देते रहे तो भी बहुत ज़्यादा फलता फूलता नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर आता है। लेकिन 5वें साल में इतना तेज़ी से फैलता है कि 50 फीट से भी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। अब वो 5वें साल में एक साथ 50 फीट इतना ऊंचा चला गया, वो क्या अचानक चला गया? अचानक नहीं चला गया है। वो 4 साल तक अपने अंदर जो लेता गया है, वो उसके कारण उसकी जड़ें मजबूत होती जा रही है और वो बाद में दिखाई देंगी। हो सकता है आप में से कदाचित दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल दिखाई न दे, लेकिन आप यदि अपने अंदर मजबूती लाते जा रहे हैं तो खिलेगा, कभी न कभी जा कर के निश्चित रूप से खिलने वाला है। अभी
उपाध्याय वरिष्ठ से लेकर के शास्त्री अंतिम तक विद्यार्थियों का परिचय हम यहाँ देख रहे थे और उनकी उपलब्धियाँ सुन रहे थे। सुबह जब उपाध्याय वरिष्ठ की विद्यार्थियों की चर्चा हो रही थी, उनका परिचय ले रहे थे, तो अनेक विद्यार्थियों ने छड़ाला कंठस्थ किया है, परीक्षा मुख भी कंठस्थ किया है। ऐसे आगे आगे की कक्षाओं में जिसने भी जो अध्ययन किया है, अभी करना जितना महत्वपूर्ण है उसे बचाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी विशिष्ट स्थान पर आप मेहनत से पहुंच जाए, वो आपकी मेहनत है, लेकिन उससे नीचे नहीं आना, वहाँ बने रहना और उससे और ऊंचाई पर जाना, इसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है। अब वो मेहनत बहुत आवश्यक है। अभी अमन जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, नहीं तो मैं उनसे पूछता कि कंठ पाठ में गत वर्ष सुनाया, अब वही विषय इस वर्ष पुनः सुनाए तो पुरस्कार देंगे कि नहीं देंगे? देते हैं ना। तो छड़ाला सुना करके फर्स्ट ईयर में आए तो ऐसा मत समझ लेना कि वो तो छड़ाला थी और उपाध्याय कनिष्ठ की थी, अब तो वरिष्ठ और ऊपर आगे की क्लास में पहुंच गए हैं। वो छड़ाला तो ऐसी है कि जीवन भर काम आने वाली है, स्वयं को प्रेरणा लेने के लिए और दूसरों को प्रेरणा देने के लिए। ऐसे ही तत्वार्थ सूत्र है, परीक्षा जो भी कंठस्थ किया है वह अभी उसी समय के लिए न रहे, सदैव रहे। और आपको तो दोहरा लाभ है ना, आप उसे रिवीजन करके कंठस्थ भी रखोगे और आपको पुरस्कार भी मिलेगा, तो आप उसे बराबर जारी रखें। शास्त्री कक्षा में आकर के शास्त्री वालों के बहुत से तो यहाँ दिखाए जा रहे थे, दिख रहे थे, उपलब्धियाँ दिखाई जा रही थी। अब ये तो स्वाभाविक है कि आगे आगे की कक्षाओं में पहुँचेंगे तो फिर वो उपलब्धियाँ बढ़ती जाएंगी, लिस्ट बढ़ेगी। लेकिन शास्त्री कक्षाओं में दिख रहा था कि वो उपलब्धियाँ से उपाध्याय की दिखाई दे रही हैं। शास्त्री में आकर के क्या किया, एक आध जुड़ गई उसमें, तो इसका मतलब क्या उत्साह धीरे धीरे कम होता गया क्या? आपका उत्साह बराबर वैसा ही बना रहना चाहिए। आप में जो उत्साह दिखाई दे रहा है वह उत्साह ऐसा का ऐसा प्रतिवर्ष बना रहे। वो वंशित क्या सुना रहा था 11वीं कक्षा का? जी क्या जोश, वो 11वीं कक्षा का जोश ठंडा पड़ गया क्या आगे जाते जाते? वो ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, वो बराबर निरंतर अपने साथ में निश्चित रूप से रहना चाहिए। कल के अखबार में जापान के ओकिनावा नाम का जो प्रांत है, वहाँ लंबी उम्र बहुत 100 साल से ऊपर की उम्र वाले भी बहुत है। तो उसके संदर्भ में बहुत लंबा चौड़ा फीचर आया, उसमें पहले पेज पर भी आया, पीछे भी आया। वो उनकी लंबी उम्र के 3 मंत्र उसमें पहले या दूसरे पेज पर भी दिए हुए थे। 3 मंत्र क्या थे और उनकी भाषा में भी दिया और उसका अर्थ भी दिया। नान कुरुणैसा, माँ मो आई और इकिगाई, ये 3 मंत्र दिए। अब जापानी भाषा में क्या समझ में आएगा, लेकिन वो जो पहला मंत्र है नान कुरुणैसा लिखा, क्या है उस मंत्र में? वे कहते हैं जैसा जो कुछ मिला हुआ है उसे वैसा का वैसा स्वीकार करो, ननुनच मत करो। बदला तो ठीक, नहीं बदला तो ठीक, जैसा है उसे यथावत स्वीकार करो। ये अपनी सहजता है और क्या है। तो आपको भी हो सकता है अभी इतनी सुविधाएं न हो, तो जैसा जो कुछ भी मिला, बहुत तो ये
रूम आपको देते ही तत्काल बदलने आते, नहीं ये नहीं मित्र चाहिए, वो मित्र चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। जैसा मिला वैसा ठीक है। अब आप घर से आए हैं तो घर जैसा भोजन तो नहीं होगा, तो जैसा मिला वैसा मिला है। अभी यहाँ बैठे हैं, बहुत से लोग रूमाल से पसीना पोंछ रहे हैं, गर्मी लग रही है। जैसा है वैसा है, जो है उसे यथावत स्वीकार करे, उससे प्रभावित न हो। दूसरा मोआई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मोआई वो ये कह रहे हैं कि एक दूसरे का सहयोग करे, एक दूसरे का सहयोग लेवे, और जिस कार्य के लिए हम सहयोग दे सकते हैं ऐसा परस्पर सहयोग देने वालों का एक ग्रुप बनाएं और उस सहयोग को करते रहे। और सहयोग, एक दूसरे को इस प्रकार सहयोग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से कोई तकलीफ में नहीं रहेगा। सभी एक प्रकार से अपना विकास निश्चित रूप से करते चलेंगे, क्योंकि जो हम अध्ययन करके प्राप्त कर रहे हैं उसको यदि 4 भागों में बांटा जाए ना, तो उसके लिए कहते हैं ना आचार्यात कितना मिलता है, आचार्यात पादमाचष्टे, और दूसरा पादम शिष्या स्वमेधया, पादम सब्रह्मचारिभ्य, पादम काल क्रमेण च। यदि 4 भागों में बांट दिया जाए तो बार बार गुरुजनों को याद कर रहे थे ना, इन गुरुजनों से 1/4 मिलता है सिर्फ। आचार्यात पादमाचष्टे, पादम शिष्या स्वमेधया, और शिष्य को अपनी बुद्धि से एक हिस्सा ग्रहण करना है। और जो तीसरा हिस्सा है, जिसके लिए मैं बार बार अपनी कक्षा में कहता रहता हूँ लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो, बहुत ज़रूरी है, और वो आजकल आधुनिक शिक्षा पद्धति में चल भी रहा है। कौन सा? पादम सब्रह्मचारिभ्य जो लिखा है, इसका अर्थ है सहपाठियों से। एक हिस्सा सहपाठियों से मिलता है। कब? जब आप आपस में चर्चा करेंगे तब। और इसके लिए एक दूसरे का सहयोग करना, जो कमज़ोर हो उसे पढ़ाना, और यदि कमज़ोर है उसे पूछना, दूसरे से आपस में चर्चा करना, ये बहुत ज़रूरी है। आधुनिक शिक्षा पद्धति में जो जीडी कहलाती है ना, क्या कहलाता है? ग्रुप डिस्कशन। क्या कराते हैं उसमें? इसी विषय से संबंधित है तो ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। तो इसके लिए आप आपस में एक दूसरे का सहयोग निश्चित करें। और जो अंतिम बात इसमें से थी, इकिगाई माने प्रेरणा लेना, और किसी न किसी प्रेरणा लेकर के। और वो कह रहे हैं कि जीवन भर की प्रेरणा की बात नहीं है, एक एक दिन की भी किसी न किसी को एक प्रेरक बना करके उनके माध्यम से हम प्रेरणा निश्चित रूप से ले सकते हैं, लेना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, हो सकती है धीरे धीरे आपके पास आएंगी, और आप उसका जितना जितना उपयोग करते जाएंगे उतना उतना आपको ही निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। सिर्फ 2 कहो कि 4 कहो, उतनी पंक्तियां कह करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। तुम्हारी मुस्कुराहट ही हमारी पहचान है, तुम्हारी मुस्कुराहट ही हमारी पहचान है, तुम्हारी खुशियाँ ही हमारी जान है, तुम्हारी खुशियाँ ही हमारी जान है। अकेले कुछ भी नहीं है हमारी ज़िंदगी, अकेले कुछ भी नहीं है हमारी ज़िंदगी, तुम्हारा साथ ही हमारी शान है, तुम्हारा साथ ही हमारी शान है। मैंने हमारा शब्द का प्रयोग किया है, तुम्हारा साथ ही हमारी शान है। इसका अर्थ ये है, तुम्हारा साथ का अर्थ, हम मेहनत करें और तुम साथ न दो
तो कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। और ये जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना आप साथ दोगे तो आपको भी लाभ होगा और हमें भी लाभ होगा। इसलिए आपका साथ अपेक्षित है और वह साथ निश्चित रूप से हमारी शान है। अभी आजकल दादा के प्रवचन सुबह कौन से विषय पर चल रहे हैं? प्रवचन सार चरणानुयुक्त सूचक चूलिका पर, और प्रारंभ का विषय चल रहा है किससे संबंधित? दीक्षा लेने की विधि। वो दीक्षा लेने की विधि, जब दीक्षा लेते हैं उस समय के उनके परिणाम, और जब दीक्षा लेकर के बहुत साल हो जाए तो कदाचित शिथिलता आ जाती है, और जब शिथिलता आती है तब उन्हें प्रेरणा देते हैं कि तुम याद करो कि जब तुमने दीक्षा ली थी वह दीक्षा लेते समय तुम्हारे परिणाम कैसे थे। मैं ये नवांकुर इनसे कहना चाहता हूँ, आप भी जब आगे आगे जाएंगे, उत्साह कम होगा ना, तब आपसे पूछा जाएगा प्रवेश लेते समय आपका उत्साह कैसा था, और दूसरा प्रवेश लेते समय इंटरव्यू में भी और यहाँ आकर के बोले तब भी क्या कहा था, क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य भूलना नहीं है। जो शास्त्रों का अध्ययन करना, और हम विशेष अध्ययन करना चाहते हैं, अच्छा विद्वान बनना चाहते हैं, इसमें शिथिलता बिल्कुल भी नहीं आने देना। ये रुचियाँ बहुत सारे छात्रों की लिखी थी, और उसमें लिखा था कि साहित्य पढ़ना, बहुतों के उसमें लिखा किताब पढ़ना, लेकिन जितने विद्यार्थियों की रुचि लिखी हुई है वो दिखती नहीं है। कोई पढ़ता हुआ दिखता है क्या इतना? तो अकेला कभी एक आध बार पढ़ लिया। उपन्यास पढ़ना तो रुचि तो तब कहलाती है, उसके बिना चैन नहीं पड़े। जब जब समय मिले, 5 मिनट भी मिले तो 5 मिनट भी खोल करके देखे। मैं तो मेरी क्लास के लिए बार बार कहता हूँ कि जो अगले दिन पढ़ाया जाने वाला है ना अगली क्लास में, वो पढ़ करके आओ। वो अगली क्लास में जितना पढ़ाया जाने वाला है ना, उसको पढ़ने के लिए 5 मिनट से ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। और हमें यदि पढ़ने की रुचि है तो उतने 5 मिनट भी नहीं मिलेगा। तो जब मिले तब पढ़ने की आवश्यकता है। वो आपकी और रुचियाँ जो साथ में हैं उनको भी बराबर रखे, पठन पाठन की रुचि और विशेष रूप से रखे। इसी से निश्चित रूप से हमारी उन्नति होगी। हम अपनी स्वयं की उन्नति करें और दूसरों की उन्नति में निमित्त बने। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेंद्र।